गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे मूल्य निर्धारण के विधियों की, मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में विभिन्न कंपनियों द्वारा अपने उत्पादों एवं सेवाओं के मूल्य निर्धारण के लिए कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। मूल्य निर्धारण के लिए किस विधि को चुना जाए, ये कई बातों पर निर्भर करता है। मूल्य निर्धारण की विधि के चयन पर विद्यमान वैश्विक वातावरण, कंपनी के समग्र लक्ष्यों एवं विपणन उद्देश्यों का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में मूल्य निर्धारण के लिए जो विधियाँ प्रयोग में ली जाती है, उनमें से जो विधियाँ हैं प्रमुख रूप से 3 विधियाँ काम में ली जाती है। पहली है लागत पर आधारित मूल्य निर्धारण विधियाँ, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड्स। इसमें पहली है कॉस्ट प्लस मेथड्स, यानी लागत जो है लागत जोड़ विधि। इस विधि में जैसे नाम से ही स्पष्ट है, इस विधि में पहले वस्तु या उत्पाद की लागत ज्ञात कर ली जाती है एवं उसके पश्चात उसमें अपेक्षित लाभ को जोड़ दिया जाता है। इन दोनों के जोड़ से जो मूल्य प्राप्त होता है वही विक्रय मूल्य होता है। अब इसके लाभ क्या है? ये विधि सरल है, इसमें मूल्य निर्धारण में गणना संबंधी कोई जटिलता नहीं है। इस विधि के द्वारा विक्रेता अपनी लागतें वसूल कर लेता है। इस विधि के द्वारा फर्म निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त कर सकती है, क्योंकि अपेक्षित लाभ को लागत में जोड़ दिया जाता है। फर्म इस विधि को अपनाकर लाभदायक विक्रय परिणाम प्राप्त कर सकती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे मूल्य निर्धारण की ये विधि अवास्तविक है। यह विधि वस्तु की मांग एवं प्रतियोगिता के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखती है। इस विधि से वस्तु या उत्पाद की मांग की लोचशीलता का लाभ नहीं उठाया जा सकता है। यदि फर्म बाजार में जमने के लिए अल्पकाल के लिए लाभों की अपेक्षा करना चाहे तो इस विधि का उपयोग नहीं होता है। इसकी कुछ उपयुक्तता भी है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में सामान्यतः इस विधि की कोई उपयोगिता नहीं है। यह विधि केवल उन फर्मों के लिए उपयुक्त है जो विक्रेता बाजार में कार्य कर रही है। विक्रेता बाजार वह स्थिति है जहां उत्पाद की अनंत मांग उपलब्ध है एवं सभी विक्रेताओं का उत्पादन भी मांग को पूरा करने में असमर्थ है। नेक्स्ट है सम विच्छेद मूल्य निर्धारण, ब्रेक इवन पॉइंट। इस मूल्य निर्धारण विधि के अंतर्गत फर्म न लाभ न हानि के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारण करती है। इस विधि में सम विच्छेद बिंदु की गणना की जाती है। सम विच्छेद बिंदु वह स्थिति है जहां उत्पाद की लागत उसके विक्रय मूल्य के बराबर होती है। विभिन्न विक्रय मूल्यों पर सम विच्छेद बिंदु अलग अलग होते हैं। सम विच्छेद बिंदु से जितना कम उत्पादन किया जाएगा फर्म को हानि होगी। इस बिंदु पर न लाभ न हानि एवं इस बिंदु से अधिक उत्पादन करके विक्रय किया जाता है तो फर्म को लाभ होगा। सम विच्छेद बिंदु का जो सूत्र है वो नीचे दिया गया है। उसका जो सूत्र है सम विच्छेद बिंदु इकाइयों में, इसमें जो है स्थिर कुल लागतों में ऊपरी व्यय में इकाई का जो अंशदान है उसका भाग दे दिया जाता है। वो किसके बराबर होगा? वो होगा कुल स्थिर लागतें बटा विक्रय मूल्य माइनस औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होगा। इस तरीके से सम विच्छेद बिंदु जो है वो ज्ञात कर लिया जाता है। इसके कुछ एडवांटेज है, जैसे इसे अपनाकर फर्म भावी हानि से अपनी सुरक्षा कर सकती है। सम विच्छेद बिंदु के आधार पर इकाइयों अथवा विक्रय राशि की गणना करना आसान होता है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, हानियां भी है। सम विच्छेद मूल्य निर्धारण विधि की मौलिक मान्यता प्राय वैध नहीं होती है, क्योंकि पहला
ये मान्यता है कि स्थिर लागतें स्थिर रहती है, ये सही नहीं है। अल्पकाल में ये सही हो सकता है, परंतु लंबे समय में स्थिर लागतों में अनेक कारणों से परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, ये मान्यता कि प्रत्येक इकाई परिवर्तनशील लागत समान रहती है, ये भी सही नहीं है। व्यवहार में परिवर्तनशील लागत में भी बदलाव आ सकता है। और सम विच्छेद बिंदु पर मूल्य निर्धारण से उत्पाद के मूल्य तो निर्धारित किए जा सकते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इन मूल्यों पर उत्पाद बेच ही दिया जाए। बाजार की परिस्थितियों के अनुसार इस मूल्य से कम मूल्य पर भी उत्पाद बेचा जा सकता है। ऐसी स्थिति में फर्म को हानि होगी, जबकि माना यह जाता है कि यह विधि एक प्रकार से भावी हानियों के बीमे के समान होती है। इसकी उपयुक्तता क्या हो सकती है? यद्यपि मूल्य निर्धारण की यह विधि बाजार की परिस्थितियों की उपेक्षा करके चलती है, परंतु फिर भी इसके सीमित उपयोग है। यह विधि निम्नलिखित संदर्भों में उपयोगी है। निर्यात विपणन में प्रवेश करने वाली नई इकाइयों के लिए यह विधि उपयोगी है। बाजार भेदन की नीति यदि फर्म के द्वारा अपनाई जा रही हो तो यह विधि उपयोगी है। इस विधि में कम कीमतें रखकर बाजार पर अधिक जो भाग है बाजार का, उसके ऊपर कब्जा करने का प्रयास किया जाता है। यदि फर्म गलाकाट प्रतियोगिता का अनुभव कर रही हो तो इस विधि का उपयोग करके प्रतिस्पर्धी को परास्त भी किया जा सकता है। फर्म अल्पकाल के लिए बहुत कम लाभों पर अथवा न लाभ न हानि के आधार पर भी उत्पादों का विक्रय कर सकती है। नेक्स्ट है सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग। सीमांत लागत मूल्य निर्धारण, इस विधि में कीमतें सीमांत लागत के बराबर रखी जाती है। सीमांत लागत का अर्थ एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर आने वाली लागत से है। उत्पादक अपनी उत्पादन लागतों का दो शीर्षकों में वर्गीकरण कर सकता है। पहला स्थिर लागतें व दूसरा परिवर्तनशील लागतें। स्थिर लागतें उत्पादन के एक स्तर तक समान ही रहती है, चाहे उस स्तर के बीच में कितनी ही इकाइयों का उत्पादन किया जाए, जबकि परिवर्तनशील लागतें उत्पादन की प्रति इकाई में वृद्धि के साथ ही आनुपातिक रूप में बढ़ती जाती है। इसमें सामग्री व श्रम की लागत आदि को भी शामिल किया जा सकता है। परिवर्तनशील लागतों को प्रत्यक्ष लागत भी कहा जा सकता है। इस विधि को यदि उत्पादक अपने निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के मूल्य निर्धारण में अपनाता है तो जो लागत उसकी सीमांत लागत है उसे ही वह वसूल करता है। जो वस्तु की परिवर्तनशील लागत आती है वही उसका विक्रय मूल्य तय करती है। इसके कुछ एडवांटेज है, लाभ है, जैसे विदेशी बाजारों में प्रवेश करने व वहां पर अपना प्रभाव जमाने के लिए उत्पादक को कीमत को एक हथियार के रूप में प्रयोग करना चाहिए। इसमें उसको लाभ को कुछ सीमा तक छोड़ना पड़ेगा, इसलिए यह विधि उपयुक्त है। विश्व बाजार में व्याप्त तीव्र प्रतियोगिता को देखते हुए निर्यातक के पास कोई विकल्प नहीं है। उत्पादक देशी विपणन पर पर्याप्त ध्यान देने के बाद ही अपने अतिरिक्त उत्पादों को जो देशी विपणन में विक्रय के बाद अतिरिक्त है या जो बच जाता है उसे निर्यातों के माध्यम से खपाने की कोशिश करता है। इसलिए यह तो एक अतिरिक्त बिक्री है, इसलिए स्थायी लागतों व ऊपरी व्ययों को वसूल करने का कोई औचित्य नहीं रहता है। ऐसे ही विश्व के अनेक बाजार ऐसे हैं जो अभी कीमत संवेदनशील है, विशेषकर विकासशील देश। इन देशों के उपभोक्ताओं को कीमतों को कम रखकर आकर्षित किया जा सकता है। इस विधि के कुछ डिसएडवांटेज भी है, जैसे एक बार यदि उत्पादक कम कीमतों को रखकर विदेशी बाजारों में विक्रय कार्य करता है तो ऐसी स्थिति के बाद में कीमतों को बढ़ाया नहीं जा सकता। कीमतें बढ़ाने में उत्पादक को काफ़ी कठिनाई होगी।
इसके अलावा ऐसे उत्पादक जो देशी विपणन के लिए उत्पादन नहीं करते वरन अपना सारा उत्पादन केवल निर्यात करने के लिए ही करते हैं, उनके लिए तो ये विधि भस्मासुर के समान है। उनका स्वयं का नाश ही इसी से होगा। उन्हें तो अपनी सभी लागतों पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ऐसे उद्योग जिनकी उत्पादन लागत में ऊपरी व्ययों की मात्रा अधिक है, उन उद्योगों के लिए यह संभव नहीं है कि ऊपरी व्ययों की भारी राशि को गवारा कर दे। इसके अलावा कम कीमतें कभी कभी विश्व बाजारों की पूरी जानकारी के अभाव में भी रख दी जाती है, जिसका कभी कभी विपरीत प्रभाव भी पड़ जाता है। और यदि फर्म अंतर्राष्ट्रीय विपणन में स्थिर लागतों को वसूल नहीं करती है तो इसे बाजार से वसूल करना होगा। ये एक प्रकार से स्वयं के देशवासियों को दंडित करना होगा। इसके अलावा इस विधि के द्वारा मूल्य निर्धारण की स्थिति में फर्म पर डंपिंग के आरोप दूसरे देश की सरकार लगा सकती है। इस विधि की उपयुक्तता या उपयोगिता क्या है? तो जो सीमांत लागत मूल्य निर्धारण विधि है, ये कुछ परिस्थितियों में उपयोगी सिद्ध हो सकती है। जैसे ये विधि निर्माण कार्यों एवं टर्न की परियोजनाओं में कार्यरत अंतर्राष्ट्रीय फर्मों के लिए उपयोगी है। नई परियोजनाओं की लागत तय करते समय पूरी हो चुकी परियोजनाओं के स्थलों पर शेष रही सामग्री का मूल्य कम करके प्रतियोगी दरों पर प्रस्ताव किए जा सकते हैं। ये स्पष्ट है कि वैसे बची हुई सामग्री को बाजार में बेचा जाए तो कौड़ियों के दाम मिलते हैं। इसी तरह यह विधि वहां भी उपयोगी है जहां कंपनी का प्रबंध मंदी के समय में अपनी श्रम शक्ति को व्यस्त रखना चाहता है। इसके अलावा यह विधि ऐसी स्थिति में भी उपयुक्त है जहां निर्यातक फर्म को देशी बाजार बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। देशी बाजार के क्रेता यदि अधिक कीमतों को चुकाने की क्षमता रखते हैं तो निर्यात बाजार के उत्पादों की स्थिर लागतों का कुछ भाग उनसे वसूल किया जा सकता है। यह विधि ऐसी स्थिति में भी उपयुक्त है जहां फर्म बड़े पैमाने पर उत्पादन की तकनीकों को काम में लेने की योजना बना रहा है। अधिक उत्पादन की तकनीकों से कुल लागत एवं सीमांत लागत के बीच अंतर को कम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि देशी बाजार में फर्म इतनी ही मात्रा में उत्पाद बेच पा रही है तो संयंत्र को स्थापित क्षमता से कम है, ऐसी स्थिति में निर्यात के लिए इस विधि को अपनाया जा सकता है। इस तरह से लागत पर आधारित जो मूल्य निर्धारण विधियां हैं ये थी। आगे सेकंड है बाजार अभिमुखी मूल्य निर्धारण विधियां। बाजार अभिमुखी मूल्य निर्धारण विधियों में पहला है बाजार से ऊंचे मूल्यों का निर्धारण। मूल्य निर्धारण की इस विधि के अंतर्गत विपणन फर्म अपने उत्पादों अथवा सेवाओं के मूल्य अपने प्रतियोगियों से ऊंचे रखती है। इस मूल्य निर्धारण नीति को अपनाने वाली कंपनियां मूल्यों या कीमतों के आधार पर प्रतियोगिता नहीं करती है। अब ये कितनी उपयुक्त है? यदि विपणन फर्म ऐसी विदेशी बाजारों में उत्पादों का विक्रय कर रही हो जो किस्म के प्रति अधिक संवेदनशील हो, भले ही उसके लिए ऊंची कीमतें क्यों न देनी पड़ जाए, या यदि विपणन फर्म कोई अभिनव उत्पाद इनोवेटिव प्रोडक्ट बाजार में उतार रही है तो इस प्रकार की मूल्य नीति को अपनाया जा सकता है। इसके अलावा यदि विपणन फर्म अपने उत्पादों अथवा सेवाओं में अपने प्रतियोगियों की तुलना में महत्वपूर्ण अंतर उत्पन्न करने में सक्षम है तो इस प्रकार की मूल्य नीति अपनाई जा सकती है। उत्पाद में मौलिक भिन्नताओं के होने पर ग्राहक को ऊंचे मूल्य बुरे नहीं लगते हैं। इसके अलावा ऐसी विपणन फर्में जो बाजार की नेता है इस प्रकार की मूल्य नीति अपना सकती है। ऐसे ही विदेशी बाजार जहां के ग्राहकों की आय अच्छी है उनके लिए भी ये उपयुक्त है। ये सर्वमान्य तथ्य है कि आम ग्राहक वस्तु के मूल्य एवं किस्म में सीधा संबंध समझता है। नेक्स्ट है बाजार से नीचे मूल्य निर्धारण। मूल्य निर्धारण की इस विधि के अंतर्गत
विपणन फर्म अपने उत्पाद अथवा सेवाओं के मूल्य अपने प्रतियोगियों से कम रखती है। अब किन के लिए उपयुक्त है ये विधि बाजार के नेता का अनुसरण करने वाली फर्मों के लिए उपयुक्त है। ऐसे विदेशी बाजारों के लिए भी यह विधि उपयुक्त है जहां के ग्राहक कम आय के कारण किस्म की तुलना में कीमतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो, या छोटी विपणन फर्मों के लिए भी यह विधि उपयुक्त है। नेक्स्ट है मांग एवं पूर्ति के अनुसार मूल्य निर्धारण। इस विधि में मूल्य निर्धारण बाजार की शक्तियों के आधार पर किया जा सकता है। यदि विदेशी बाजार में पूर्ति की तुलना में उत्पाद की मांग अधिक है तो मूल्य ऊंचे रखे जा सकते हैं, और यदि मांग की तुलना में पूर्ति अधिक है तो स्वाभाविक रूप से मूल्य कम होंगे। इस प्रकार की मूल्य नीति के अपनाने पर फर्म के उत्पादों के मूल्यों में सदैव उतार चढ़ाव बना रहता है। इस प्रकार की मूल्य नीति मुक्त अर्थव्यवस्था वाले देशों में अपनाई जा सकती है। इन देशों में उत्पादों के मूल्य निर्धारण एवं व्यावसायिक गतिविधियों में सरकार का न्यूनतम हस्तक्षेप होता है। इसलिए इन देशों में मूल्य निर्धारण उत्पाद की मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही होता है। एट पर प्राइसिंग, सम पार मूल्य निर्धारण। इस प्रकार की मूल्य नीति के अंतर्गत उत्पाद एवं सेवाओं के मूल्यों को विपणन फर्म अपने प्रतियोगी के मूल्यों के समकक्ष रखती है। इस विधि बराबर की टक्कर वाले प्रतियोगियों के लिए उपयुक्त है जिनके उत्पाद एवं सेवाएं मोटे तौर पर लगभग समान है। ऐसे भी अधिक मूल्य तो रखे नहीं जा सकते। कम मूल्य रखने पर ग्राहक अनावश्यक ही उत्पाद को घटिया मान सकता है। इस प्रकार बाजार अभिमुखी मूल्य निर्धारण। इसके बाद में है हस्तांतरण मूल्य निर्धारण। हस्तांतरण मूल्य निर्धारण में है उत्पादन लागत पर हस्तांतरण। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में कार्य करने वाली फर्मों का कार्य क्षेत्र कई देशों में फैला होता है। ऐसे में कई बार एक देश में कार्यरत कंपनी को उसी कंपनी परिवार की अन्य देशों में स्थित कंपनियों से माल क्रय करना पड़ता है। ऐसे में यह प्रश्न पैदा होता है कि जो कंपनी दूसरी कंपनी को माल बेच रही है उसका क्या मूल्य वसूल किया जाए। इस प्रकार से इसमें माल का स्थानांतरण एक कंपनी से दूसरी कंपनी को होता है। इसलिए माल भेजने वाली कंपनी माल प्राप्त करने वाली कंपनी से जो मूल्य लेती है वही स्थानांतरण मूल्य निर्धारण है। इसके अतिरिक्त इस विधि के आधार पर मूल्य निर्धारण की आवश्यकता निम्न मामलों में भी पड़ती है, जैसे किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर की स्थापना की जाती है। उदाहरण के तौर पर जब जापान की सुजुकी मोटर कंपनी ने भारत की मारुति उद्योग लिमिटेड के साथ वाहन निर्माण का संयुक्त साहस स्थापित किया। आज भी गियर बॉक्स जापान की सुजुकी मारुति को बेचती है। गियर बॉक्स की क्या कीमत सुजुकी मारुति से वसूल करे, इसके लिए स्थानांतरण मूल्य निर्धारण आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट, इसमें जब अंतर्राष्ट्रीय पहचान स्थापित करने के लिए फर्म ने अनुज्ञापत्र धारियों की नियुक्ति की हो। विश्व प्रसिद्ध मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट श्रृंखला के हजारों रेस्तरां खुद की नहीं है वरन अनुज्ञापत्र धारियों के द्वारा खोले हुए हैं। तो उत्पादन लागत पर जो हस्तांतरण किया जाता है, तो इस विधि के अंतर्गत जो इकाई माल दूसरी इकाई को स्थानांतरित कर रही है उससे उत्पादन लागत को वसूल करती है। इस विधि के अंतर्गत माल भेजने वाली इकाई न्यायपूर्ण मूल्य वसूल करती है। केवल उत्पादन की लागत को ही दूसरी इकाई से वसूल किया जाता है। नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर हस्तांतरण। यह विधि उत्पादन लागत के आधार पर हस्तांतरण मूल्य वसूल करने के सर्वथा उल्टी है। इस विधि के अंतर्गत माल भेजने वाली इकाई प्राप्त करने वाली इकाई से माल का बाजार मूल्य वसूल करती है, यानी माल प्राप्त करने वाली इकाई के साथ अन्य ग्राहकों की तरह ही व्यवहार किया जाता है।
माल भेजने वाली इकाई का उत्पादन विभाग इस विधि को पसंद करता है क्योंकि इससे वे देशी व विदेशी दोनों बाजारों में अच्छा कार्य निष्पादित दिखा सकते हैं। जबकि उत्पादन लागत आधारित विधि में माल प्राप्त करने वाली इकाई को ही लाभ प्राप्त होता है। जिस देश में माल भेजा जा रहा है उस देश में कर अधिकारी इस विधि को पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके देश को पूरे कर प्राप्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त माल भेजने वाली इकाई भी लाभदायक विक्रय परिणाम प्राप्त कर लेती है। नेक्स्ट है लागत जोड़ विधि के अनुसार हस्तांतरण। उत्पादन लागत एवं बाजार मूल्य के आधार पर हस्तांतरण मूल्य वसूल करना दोनों ही अतिवादी दृष्टिकोण के परिचायक है। इन अतिवादी विधियों के बीच का रास्ता लागत जोड़ विधि है। इस विधि के अंतर्गत माल भेजने वाली इकाई की उत्पादन लागत आधार का कार्य करती है। इस विधि के अंतर्गत माल भेजने वाली एवं प्राप्त करने वाली इकाई की पारस्परिक सहमति से एक निश्चित प्रतिशत राशि लाभ के रूप में जोड़ दी जाती है। इस विधि को अपनाने से माल भेजने वाली इकाई भी विक्रय पर उचित लाभ कमा लेती है। एंड लास्ट है इसका समझौते के द्वारा हस्तांतरण। मूल्य वसूल करने की इस विधि के अंतर्गत माल भेजने वाली इकाई एवं जिस इकाई को माल भेजा जा रहा है दोनों के प्रबंधक पारस्परिक बातचीत के आधार पर हस्तांतरण के मूल्य को तय कर लेते हैं। दोनों इकाइयों के प्रबंध वर्ग में इसके लिए विस्तृत विचार विमर्श होता है। उसी के आधार पर वे इस संबंध में एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इसे लीगल रूप प्रदान कर देते हैं और मूल्य निर्धारण की ये विधि व्यवहारिक है। इस विधि के द्वारा दोनों इकाइयां अपने हितों की रक्षा कर सकती है। इस विधि के अंतर्गत मूल्य निर्धारण करते समय वैश्विक विपणन वातावरण एवं जमीनी सच्चाइयों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें न किसी इकाई को अनावश्यक लाभ होता है तो न ही किसी को बेवजह हानि। इसलिए दोनों इकाइयों के मध्य मधुर संबंधों का आधार भी ये विधि हो सकती है। इस तरह आज आपने मूल्य निर्धारण की जो विभिन्न विधियां थी उनको जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।